है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है न घोड़ा है। नहीं, कोशिश करो। क्यों कोशिश करूं? वैसे ही क्यों? सुबह सुबह मेरे पास लोगों को पहचानने के अलावा कई काम होते हैं, समझा? अरे भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो इसलिए कहा कि पिछली बारी मैंने तुम्हें 20 रुपए दिए थे ना, सोचा कि तुम्हें याद होगा। क्या क्या याद होगा? तुम या तुम्हारे 20 रुपए? जो लोग मुझे 200 रुपए देके जाते हैं ना, मैं तुमसे भी याद नहीं रखता। फिर तुम क्या बनाओ? मैं बला नहीं, दशरथ हूँ, गाँव हरिपुर धार का। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा, यहाँ मेरा मुकदमा चला है। अच्छा, ये साथ में मोहतरमा कौन है? तुम्हारी बीवी है क्या? क्या नाम है इनका? कैकई या कौशल्या? हाय, क्या नाम सुना बक रहे हो भाई? मैं क्यों कैकई या कौशल्या होती? मेरा नाम बर्फी है। और वैसे भी एक बात बता दूं, मैं गैर मर्दों के मुंह नहीं लगती। नाम तो बर्फी है, मगर जुबान बिल्कुल नीम जैसी कड़वी। तुम मेरी बीवी के मुंह में लगो। हमारे यहाँ कुछ शर्म लिहाज भी होती है, तो मैं क्या तुम्हारी बीवी को न्योता देने तुम्हारे गाँव हरपुर डाल गया था? वो कोर्ट में आके मुझसे बहस करे। पता नहीं कैसे लोग इस दुनिया में हूँ। चलो, शुक्र है तुमने ये तो माना कि मैं इस दुनिया में हूँ। तुम्हारे जज साहब और विपक्ष के वकील तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं इस दुनिया में हूँ, यानी मैं जिंदा भी हूँ। ओहो, तो तुम वो हो जो मरने के बाद भी खुद को जिंदा बता रहे हो। अरे भाई, इस उम्र में क्यों झूठ बोलते हो? जब तुम मर चुके हो तो जिंदा होने का शोर क्यों मचाए हुए हो? मरे होंगे तुम्हारा खानदान, ये क्यों मरे होंगे भला? मैं क्या तुम्हें विधवा दिखाई देती हूँ? आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? ये तुम्हें जिंदा नहीं दिख रहे? देखो मैंने किस पुलिस वाले क्या कहानी लगाया। भाई क्या शोर मचा रखा है खिरादी? क्या जज साहब की जगह तुमने अदालत लगा ली? मैं क्या अदालत लगाऊंगा वकील साहिबा? मैं तो इनकी बातों का जवाब दे रहा था। सुबह सुबह खोपड़ी चाट गए दोनों। कौन है ये लोग? आपने मुझे नहीं पहचाना क्या वकील साहिबा? क्यों भाई, तुम क्या कोई फिल्म स्टार या कहीं के नेता हो जो मैं तुम्हें देखते ही पहचान लूं? दशरथ जी और वकील साहिबा को ये मत कहिएगा तुमने मुझे 20 रुपए दिए थे, मुझे पहचानो। ये क्या बक रहे हो खिरादी? वकील साहिबा, जब मैंने भी आपकी तरह इन्हें नहीं पहचाना ना, ये मुझसे कहने लगा याद नहीं मैंने तुम्हें 20 रुपए दिए हैं, मुझे पहचानो। जाने इनका कहना है कि इन्होंने तुम्हें रिश्वत दी थी। इनकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्यों भाई, तुम भी यही सोचते हो? नहीं, हम ऐसा क्यों सोचेंगे? मगर वो 20 रुपए मैंने इनके कान की मैल निकलवाने के लिए भी तो नहीं दिए थे। जाने तुम मन के भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं ये सोच रखते हो कि ये सरकारी नौकर तुमसे रिश्वत देगा। अरे मैं इस कोर्ट में नहीं जरूर हूँ, मगर ये पक्का जानती हूँ कि ये आदमी जो हर मंगलवार और शनिवार को व्रत रखता है तुमसे रिश्वत नहीं ले सकता। मगर वो 20 रुपए तो मैंने शुक्रवार को दिए थे। देखा वकील साहिबा, कैसी जुबान चल रही थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को बदनाम कर रखा है। आज हमारा देश मंगल और उससे आगे जाने की तैयारी कर रहा है और ये लोग 20 रुपए को रिश्वत मान रहे हैं। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है मैं पैदा हो गया। खैराती जी, सांझ को कभी आंच नहीं आती, लोगों का क्या है? उन्होंने तो सीता मैया पर भी इल्जाम लगा दिया था। ये सीता मैया बीच में कहाँ से आ गई? पर वैसे तो हमें संपूर्ण रामायण है, हमने तो उसमें ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि सीता माता ने 20 रुपए की बदनामी वाली बात। अरे बहन, ये कौन सी रामायण है जिसमें सीता माता ने 20 रुपए की बदनामी वाली बात की है? अरे क्या कहूँ मैं, अच्छा होगा खिलाड़ी जी की देखो। हम क्यों किसी गैर मर्द के मुंह लगे कहना हमारा मर्द भी जिंदा है? क्या आपको पता नहीं है आपके देवर ने इसकी मृत्यु के प्रमाण पत्र यहीं जमा करवाए थे? हमारा कहना ये भी झूठ है। हमारा देवर तो लालची है। हर इंसान दूसरे इंसान के लिए यही कहता है। आपने एक हत्या करते इंसान 20 रुपए दे दी, पूरे शहर में गाना ही गा लिया। अरे चलो भाई, खिराती जी से माफी मांगो। वैसे तुम्हारा मुकदमा है क्या? वकील साहिबा, ये वही है जो मरने के बाद भी खुद को जिंदा बता रहा है। आपके मुंह वकील का बड़ा भाई दशरथ लाल। ओहो, तो ये वही दशरथ लाल है जो अपने छोटे भाई को झूठा साबित करने में तुला है। मैं क्या साबित करूंगा वकील साहिबा, वो तो है ही झूठा। वो तो आज जीरो में पता चल ही जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हारा भाई मेरे पास जरा देर से आया। अगर वो पहले मुझे ये केस दे देना ना, अब तक तो मैं तुम्हारा पिंडदान भी करवा देती। ऐसे झूठे इंसान का पिंडदान कौन लेगा वकील साहिबा? झूठा मैं नहीं तुम हो। देखो तुम फिर से मेरी क्या बदल कर रहे हो। अरे देखो मेरे बड़े हुए भाई, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि इस आदमी के अहम को चोट पहुंचाने से तुम्हें क्या नुकसान हो सकता है। तुम्हारी फाइल की
तो किसी और की क्या जरूरत। मगर पिछली बारी जब जज साहब ने मेरे जिंदा होने का सबूत मांगा तो इस बार मैं इसे साथ ले आया। अब जज साहब तो इसकी बात पर यकीन कर ही लेंगे ना। कम से कम ये तो किसी मरे इंसान को अपना पति नहीं बताएगी। अरे मेरे दशरथ लाल, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ झूठ बोलने से कोई पीछे नहीं है और यहाँ हर दूसरे दिन ऐसा मुकदमा आता है जहाँ औरतें अपने मर्द को हंटरों से पिटवाना चाहती हो। आपको क्या लगता है मैं इन्हें हंटरों से पिटवाऊंगी? मैंने तो न जाने कितनी बार बेवजह इनसे मार खाई है। मैंने कभी इनका बुरा नहीं सोचा। अगर मैं झूठ बोल दूं तो मेरे मुंह में खाने पड़ जाएंगे। अरे बहन, वो सब तो ठीक है, मगर ये बिन वजह 100 बार पिटाई खाने वाली बात जज साहब के सामने मत कर देना, वरना ये घरेलू हिंसा के मामले में अंदर हो जाएगा, समझी? मगर मैं तो मरा हुआ, मैं कैसे अंदर हो सकता हूँ? किसके मरने मराने की बात हो रही है भाई? मॉर्निंग जज साहब, ये वही जिंदा मरे के केस वाला एप्लीकेंट है जो कागजों में तो मर चुका है, फिर भी खुद को मरा हुआ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो ये केस आपने टेक ओवर कर लिया ना प्यारी जी? जी जज साहब, अब एक जिंदा इंसान को मरा हुआ साबित करना हर किसी के बस में तो नहीं है ना। ये बात तो है। अरे भाई, जब तुम लोग कह रहे हैं कि तुम मर चुके हो तो मान क्यों लेते कि तुम मर चुके हो? और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा तो कोई बेमसले भी नहीं है। अरे भाई, अगर तुम अपने देश के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम अपने समाज और रिश्तों के बारे में तो सोचो। अपने ही समाज और रिश्तों को झूठा साबित करके क्या मिल जाएगा तुम्हें? जज साहब, जब मैं मरा ही नहीं हूँ तो मैं कैसे मानूं कि मैं मर चुका हूँ? अरे भाई, सारे सबूत और सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ है। मुझे याद है तुम्हारा मुकदमा तुम्हारे खुद के रिश्तेदार ही साहब के खिलाफ है भाई। रिश्तेदारों का क्या है साहब? वो तो मेरी लाश भी फूक चुके हैं, मेरा पिंडदान भी करवा चुके हैं। गिल साहिबा, आप भी क्या सुबह सुबह लाश, पिंडदान और मरने वालों के केस लगा लेते हो? कोई ढंग का केस नहीं देगा आपके पास? क्यों गिराती? सबसे ऊपर इन्हीं की फाइल रखी थी क्या तूने? देखो कोमल को, देखो कि इंसान कैसे अपने काम से प्यार करता है, उसी को इसे। जज साहब, काम से प्यार तो मैं भी कम नहीं करता, पर सुबह सुबह जब आपकी खिड़की से कबूतरों और बिल्लों की नींद साफ करनी पड़ती है ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। और एक बात कहूँ साहब, 4th क्लास का आदमी 4th क्लास का ही रहता है। पहले वो इंसानों का गू उठाता था, अब वो जीव जंतुओं का गू उठाता है। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ तो दशरथ लाल। अरे तुम्हारा वकील क्या है भाई? वो अभी आए नहीं है। जज साहब, इनका वकील तो पिछली पेशी पर भी नहीं था, मैं भी बिना किसी सिरे के ही चली गई थी। इस केस के सभी कागजात और गवाहों की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है ना? चलो आज फाइनल हियरिंग ही कर लेते हैं। पिछली पेशी में तो हमारे वकील साहब के लड़के ने 2 रुपए का सिक्का निकल लिया था, इसलिए वो नहीं आ पाए थे साहब। हमारे वकील साहब का लौटा सिक्का निकल गया, तुम्हें सरकारी कागज निकल गए। अबे मेरे दशरथ, ऐसे कैसे चले गए केस? और ये बताओ आज क्यों नहीं आए तुम्हारे वकील साहब? उन्हें उनकी फीस तो देती थी ना तुमने? जी जज साहब, पूरे 900 रुपए दिए थे उन्हें। 900? ये 900 का क्या हिसाब हो भाई? इंसान या तो 1000 रुपए देता है या तो 1500। ये 900 का टोटल क्या हुआ? साहब, मांगे तो उन्होंने 1000 ही थे, मगर मैंने 900 ही दिए। वो साहब 100 रुपए की उन्होंने मुझसे अपनी दवाई मंगवाई। बात भी हो गया? नहीं साहब, वो साहब उन्होंने मुझसे अपनी बवासीर की देसी दवाई मंगवाई। चलिए बैठ के बात करें। बहुत माने हो जाते साहब। तुम्हें कैसे पता? वो मैं खुद अपनी बवासीर का इलाज उनसे करवा चुका हूँ। तुम पूरी तरह ठीक हो? रिटर्न फाइन? जी साहब। देखो अदालत में झूठ मत बोलना वरना अंदर हो जाओगे। वो भी 3 साल के लिए, और जो जेल के अंदर ठुकाई होगी 16। जज साहब, ये मुकदमा मेरे जिंदा होने पर चला है या मेरी बवासीर पर? भाई अदालत है, किसी पुस्तक की इज्जत करो। क्या कौन सा कुछ गलत कह रहा है? बीमारी तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। क्यों? चलो वकील साहिबा, जब तक इनका वकील नहीं आ जाता आगे अपना जीना शुरू कर लीजिए। जी जज साहब। हाँ तो दर्शक साहब, आपको कब पता चला कि आप जिंदा हो? मुझे तो पहले से पता है कि मैं जिंदा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें किसी ने बताया या खुद ब खुद ये ज्ञान हो गया? इसमें ज्ञान की क्या बात है जज साहब? मैं पिछले 48 सालों से सांस ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, चल रहा हूँ और तो और हर चुनाव में मैं वोट भी दे रहा हूँ। इस बार भी मैंने 12 नवंबर
को अपना वोट दिया है। ये रही मेरी इलेक्शन की पर्ची। लेकिन इस पर्ची से ये कैसे साबित होगा कि आप जिंदा हैं? वोट तो कोई भी नकली दर्शक बनकर भी कर सकता है ना, क्यों जज साहब? बात तो आपकी सही है वकील साहिबा। दशरथ जी, आपके पास कोई बैंक के कागज, पर्चे या फिर लोन के दस्तावेज वगैरह है? नहीं साहब, हमने जिंदगी में कम खा लिया मगर कभी किसी बैंक या सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया। हम लोगों ने कोई लोन नहीं लिया साहब। अरे वो सब तो ठीक है, पर पहले आप अपना वकील बुलवाओ भाई। जज साहब, अब इनका वकील आ गया होता तो कुछ ढंग से जीरो हो पाती, मुझे तो नहीं लगती। बारिश हो रही थी तो थोड़ी देर हो गई। वकील साहिबा, बारिश तो ठीक है, पर आपके साथ ये बारिश का हमारा दूसरा शख्स कौन है भाई? देखिए, यही तो दर्शक का छोटा भाई गजब सिंह है, जिसने अपने भाई के मरे हुए होने का दावा किया है और इसी ने तो आज मुझे अपनी छतरी में भी जगह दी। अच्छा, यानी देश में अच्छे दिन आ गए हैं। अपोजिट पार्टी वाले भी दूसरे के वकील को छतरी दे रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो चालू करो। ठीक है साहब। हाँ तो दर्शक साहब, जब तक आप अपने जिंदा होने का कोई ठोस सबूत इस अदालत में पेश नहीं करेंगे तब तक आप इस देश के लिए मरे हुए माने जाएंगे। है कोई ठोस सबूत आपके पास? वकील साहिबा, मेरा सबूत तो मैं खुद हूँ, फिर भी आप चाहो तो मेरी बीवी से पूछ सकते हो। मैं इसे सबूत के तौर पर यहाँ लाया हूँ। ये सबूत नहीं, सिर्फ एक गवाही है दर्शक बाबू, और जब समय आएगा तब हम इनके भी झूठ को बेनकाब करेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलती वकील साहिबा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे फर्ज से पूछ सकती हैं। अच्छा, तुम्हारी गवाही तुम्हारे बात से ले लूं और तुम्हारी बात की गवाही तुमसे ले लूं। बेवकूफ समझ रखा है कि इस अदालत को, चुपचाप से बैठे रहो अपनी जगह। नहीं वकील साहिबा, ये गलत है। आप एक महिला से ऐसे ऊंची बात में बात नहीं कर सकते। अरे भाई, वो गांव से आया हुई महिला है, उसे क्या मालूम कोर्ट कचहरी का। उसे जो बुरा लगा उसने बोल दिया। लेकिन जज साहब, हम इनकी तरफ कुछ ज्यादा नरमी तो नहीं दिखा रहे। आपका इशारा किस तरफ है वकील साहिबा? बोलो बोलो, खुलकर बोलो। आपको क्या लगता है कि मैं इनसे अपने बवासीर के मसों के लिए दर्द दिखा रहा हूँ? ये आधी रात की अदालत है, यहाँ पर सबूतों और गवाहों के दम पर लड़ते होते हैं। और मेरा तो बस इतना कहना है कि हम जिला करते हुए भी इंसानियत का दामन न छोड़े। चलो चलो रुको। हाँ तो दर्शक बाबू, आपको अपने भाई से क्या शिकायत है? जज साहब, मुझे बस इतनी शिकायत है कि इसने मेरी थोड़ी सी जमीन और घर पर कब्जे की खातिर अपने ही भाई को मरा हुआ साबित किया। लेकिन अदालत के पास तो तुम्हारी मौत के प्रमाण पत्र भी दाखिल है। ये प्रमाण पत्र झूठे हैं जज साहब, वरना गांव में कौन किसी की मौत का प्रमाण पत्र बनवाता है? यह सब एक साजिश के तहत हुआ साहब। तो गांव के लोगों ने जो तुम्हारे तेरहवीं का भोज खाया था, क्या वो भी झूठा था? जी बिल्कुल। वैसे भी आजकल के लोगों का क्या ईमान है? उनका तो कोई हिसाब है, जहाँ देखी तब अपराध, वहीं गुजारी सारी रात। वाह, जुमलेबाजी तो अच्छी कर लेते हो। चलो मान लेते हैं तुम्हारे घर वाले, गांव वाले, रिश्तेदार सब झूठे। मगर उस समय तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुम जिंदा हो? क्या उस समय तुम भूखी हो गई थी? तब उसे भी पता नहीं था कि मैं जिंदा हूँ, उसे क्यों नहीं पता था कि तुम जिंदा हो? क्योंकि तब मेरे बारे में यह अफवाह फैल चुकी थी कि मैं कुंभ के मेले की पगडंड में गंगा जी में बहकर मर चुका हूँ। जबकि पगडंड में दफ्तर में थोड़ा घायल जरूर हुआ था और वहाँ बने अस्थायी अस्पताल में मैं अपना इलाज करवा रहा था। 2 महीने तक? जी, दरअसल मैंने मुआवजे के चक्कर में अस्पताल से छुट्टियां नहीं ली थी। सरकार ने घायलों को 25,000 का मुआवजा देने की बात कही थी ना। हर रोज अफसर आजकल कहकर यूं बात को डाल रहे थे। बस उन्हीं पैसों के चक्कर में मैं वहीं पड़ा रहा। जज साहब, थोड़ी देर पहले ये व्यक्ति ये कह रहा था, मैं सरकार से पैसा नहीं लेता, लोन नहीं लेता, मदद नहीं लेता, वगैरह। हाँ, मैं कह रहा था, मगर वो पैसा तो मेरे हक का पैसा था। तो तुम्हें वो पैसा मिला? जी नहीं, बाद में वो अस्थायी अस्पताल भी बाहर से हटा दिया और सरकारी अफसर भी मुआवजे से मुकर गए। आखिर में उन्होंने मुझे बस गाँव तक का किराया देकर डरका दिया। तुम जिन 2 महीने वहाँ अस्पताल में रहे, उसका तो कोई ना कोई कागज तुम्हारे पास होगा ही। दरअसल मेरी तीमारदारी के पैसे खाने के चक्कर में उन्होंने मेरा नाम ही बाहर से हटा दिया था और मेरी जगह किसी और का फर्जी नाम बाहर डाल दिया था। अच्छा जी, मतलब आपके पीछे तो पूरा सिस्टम ही पड़ा हुआ है। चलो मान लेते हैं, फिर भी 2 महीने अस्पताल में रहते हुए तुमने अपने घर में, अपने गांव में किसी को चिट्ठी पत्री क्यों नहीं करी? दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरी तीमारदारी को
बीबी का यार कहकर पुकारा जाए। जज साहब, ये बहुत ही बड़ा झूठा और ड्रामेबाज इंसान है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि वो इसके नकली आंसू पर ना जाए। ये शख्स एक के साथ कई बयान दे रहा है। जज साहब, मुझे अपने वकील दोस्त के इन सब अल्फाजों पर बेहद ऑब्जेक्शन है। कोई किसी गरीब और सताए हुए इंसान के जज्बातों को यूं ठोकरों से नहीं उड़ा सकता। मैडम, अपने अल्फाज वापस लें। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वकील साहिबा, आप अपनी धीरज जारी रखिए। धन्यवाद साहब। जज साहब, कभी ये ठग और बहरूपिया खुद को ईमानदार साबित करता है तो कभी खुद को मुआवजे का लालची बताता है। ये गहरी साजिश है जज साहब। मेरा तो यही कहना है कि इसका पति नहीं बल्कि इसका कोई पुराना यार है जो इस बच्चन के साथ मिलकर बेचारे मरे हुए दहशत की जमीन और मकान को हड़पना चाहते हैं। जज साहब, नहीं वकील साहब, ऐसा मत कहिए। हम गरीबों के पास अपनी इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। हमारी इज्जत को इतना आसान न कीजिए। हमारी काबिल वकील साहिबा ने मेरे क्लाइंट को जिद भरकर बेइज्जत कर लिया है। मेरी अदालत से ये गुजारिश है कि मुझे भी इनके क्लाइंट यानी सत्य के देवता गजब सिंह से कुछ सवाल जवाब करने का मौका दिया जाए। जी। हाँ तो गजब सिंह, आपको इस बात का यकीन कैसे हो गया कि आपके बड़े भाई की मौत मेले के डॉक्टर में हो गई है? साहब, हम सब घर वालों ने ये खबर टेलीविजन पर देखी थी। तो आपने एक आम खबर के आधार पर ये मान लिया कि वो उस हादसे में मर गए होंगे? जी नहीं वकील साहिबा, हमने तकरीबन 45 दिनों तक भैया का इंतजार किया और जब भैया नहीं आए, ना ही उनकी कोई खबर आई, तब हमने मान ही लिया भैया भी भगदड़ में गंगा जी में बह गए होंगे। तो तुम लोगों में से किसी ने भी वहां जाकर दहशत के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई था। हम तो जाने की सोच रहे थे, लेकिन भाभी की हालत देखकर रुक गए। वैसे भी प्रधान जी कह रहे थे कि जब लाश ही नहीं मिल रही तो वहां जाकर क्या लाएंगे, उस खूनी मेले की मिट्टी। तो दहशत जो वहां खड़ा है, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? वकील साहिबा, कद काठी में तो कुछ वैसा ही है, लेकिन शक्ल कतई भाई जैसी नहीं है। सारे गांव वाले तो कह रहे हैं ये कोई बहरूपिया है। और इसके साथ जो ये औरत है, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो हमारी भाभी है। लेकिन ये तो कह रही है कि यही दहशत है, यही इसके पति है। तो तुम ये बात क्यों नहीं मान रहे? सही कहा वकील साहिबा, जब से भैया की मौत की खबर आई है ना, तब से ये थोड़ा बौरा सी गई है। गांव में किसी भी मर्द को देखकर चिल्लाने लगती है, मेरे दहशत आ गए, मेरे पास आ गए। जी नहीं वकील साहिबा, हमने इन्हें गांव के डॉक्टर साहब को दिखाया था, वो वही कह रहे थे इनके दिमाग में थोड़ा सदमा लग गया है। ये देखिए, ये रही उनकी पर्ची। बड़े ही शातिर इंसान हो गजब सिंह तुम। पूरा इंतजाम करके यहाँ आए हो, मगर याद रखना तुम्हारे हर झूठ को मैं बेनकाब करूंगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब, मेरे वकील को धमका रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वकील साहिबा ने कहीं से कहीं तक भी अपने मुंह वकील को नहीं धमकाया। तो गजब सिंह, डॉक्टर और मेले के अधिकारियों को तुमने कितने पैसे दिए थे? पैसे? मैं वाला पैसे क्यों दूंगा? ये तो मेले के अधिकारियों ने खुद लिख कर दिया था। हाँ सच, मुझे तो ये भी नहीं पता था भैया ने जमीन मेरे नाम कर के रखी है। शायद भैया को पहले से मालूम था भाभी चरित्र से कमजोर है। खबरदार, तो तुमने एक गरीब औरत पर ऐसा भद्दा इल्जाम लगाया तो शर्म कर ले गजब भैया, शर्म कर ले मनहूस। ये पैसा, ये धरती आज तक कोई अपनी छाती में रख कर खा लेगा। शर्म कर ले, शर्म कर ले। गजब सिंह, आप जो भी बयान दे सोच समझ कर दे, वरना झूठे बयान के आधार पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। झूठ? हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? इस बात की शंका तो भैया ने हमें खुद इशारों में जता दी थी। चले, मैंने कब कही थी तुझे ऐसी बात? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने देवता समान बड़े भाई की बात कर रहा हूँ। तुम तो वो सांप हो जिसने हमारी घर की इज्जत पर दाग लगा दिया है। काश कि हमारे भैया आज जिंदा होते। तो जमीन के जो कागजात तुमने यहाँ जमा करवाए हैं, वो कब बनवाए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इसका जवाब और तमाम पेपर पटवारी साहब खुद छाप कर दे चुके हैं, जो आपकी फाइल में भी दर्ज है। अब इस सवाल को कोई मतलब ही नहीं रहता। यस, योर ऑब्जेक्शन सस्टेन। वकील साहिबा, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या पूछूं जज साहब? यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है। एक छोटे से जमीन के टुकड़े और चंद रुपयों के खातिर एक अच्छे भले जिंदा इंसान को मरा हुआ साबित कर दिया गया।
ज्यादा इमोशनल हो गए। अगर इस तरह आप जल्दी जरा छोड़ दोगे तो आपका वो वकील तो वैसे ही केस आ जाएगा। मुकदमा तो ये उस दिन हार गया था जज साहब, जिस दिन इसके अक्लों ने इसका जिंदा होते हुए ब्रह्मोस करवा दिया था। एक गरीब आदमी जो छोटी सी परेशानी से लड़ने पर टूट जाता है, कैसे लड़ेगा वो इस पूरे लूट तंत्र को साहब? शायद मेरे काबिल वकील साहब ये भूल रहे हैं, क्योंकि चुनाव रैली नहीं बल्कि कानून से बंधी अदालत है। यहाँ जो फैसला होता है सबूतों और गवाहों की बिना पर होता है। ये तो जज्बाती तकरीरें देकर क्या साबित करना चाहते हैं जज साहब? मैं कुछ समझी नहीं। आप और मेरे जैसे वकील ये बात कभी समझ भी नहीं सकते मैडम, क्योंकि हमने हर मुकदमे को सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी के साथ जोड़ लिया है। आज हमारा मकसद किसी गरीब को इंसाफ दिलाना नहीं बल्कि अपने मुवक्किल को किसी भी सूरत में जीत दिलवाना हो गया है। आज हमारा समाज किसी गैर को नहीं बल्कि अपनों को खाने के काम में लगा हुआ है। वो सब बातें तो ठीक है वकील साहबा, पर अदालत तो सबूतों पर ही चलेगी ना। अब अदालत किसी की गरीबी या अमीरी देखकर फैसला तो नहीं दे सकती। अब अगर दशरथ को अपनी मकान और अपनी जमीन का हक वापस चाहिए तो इसे ये तो साबित करना ही होगा ना कि जिंदा है। मेरा मतलब ये है कि इसे ऐसे साक्ष्य तो देने ही होंगे ना जिसे ये साबित हो सके कि शख्स जो खुद को दशरथ लाल कह रहा है वो अभी भी जिंदा है, जबकि इसकी मौत का हर सबूत मेरे सामने रखा हुआ है। जज साहब, एक फैसला तो आज अपनी अंतरात्मा से दे दो, इस गरीब को इंसाफ दे दो साहब। साहब, हमको कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारा नाम और उससे जुड़ा हमारा आत्मसम्मान वापस मिल जाए, बस वही काफी है। कम से कम कल कोई मेरी बीवी को बच्चन तो नहीं कहेगा। देखिए, अदालत आप सबकी भावनाओं को समझती है, पर अदालत किसी की गरीबी या अमीरी देखकर फैसला तो नहीं दे सकती। क्यों ना प्यारी जी, आपको करने हैं कुछ आखिरी सवाल? अब तो गवाह से ही सब चुकलवाया जाएगा। हाँ तो बल्कि आप इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि ये शख्स आपका पति है? कहीं आपको भी कोई शक या खटका तो नहीं? मुझे कोई शक या खटका क्यों होगा भला? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यही मेरा पति है, मगर आप इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि ये शख्स आपका पति है? हम जिसके साथ 25 सालों से रह रहे हैं, क्या मुझे नहीं पहचानेंगे? वही तो खुशी मुझे भी कैसे पहचानूंगी? उसे छूकर, उसे चिपटकर या किसी और तरीके से? बस देखिए माय लॉर्ड, गांव की एक शरीफ और भोली भाली औरत से आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकती है। देखिए वकील साहबा, गवाह से तो हर तरह का सवाल पूछा जा सकता है ना। हाँ, आप इतने शरीफ के कोई ऐसे निशान अदालत के सामने पेश कर सकती है जिससे साबित हो कि यही असली दर्शन है। हाँ, वो इनकी पीठ पर बालकों से मिले घाव का निशान अब भी है, आप देख सकते हैं। मैं देख करें, पीठ से लेके खास की बात कर रही हूँ। ये कैसे बच्चे मुझसे सवाल किए जा रहे हैं मेरी बीवी से? चुप करो, मकान पर चले इंसान। अभी देखना मैं तुम्हारे तरीके से बेनकाब करती हूँ। जज साहब, मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहूंगी, मुझे इजाजत दें। अभी अभी हमारी काबिल वकील साहिबा मेरे मुवक्किल की बीवी को बच्चलन कह रही थी। अगर ये औरत बच्चलन ही है और पैसों और अय्याशी के लिए किसी गैर मर्द को अपना पति बता रही है, तो इसे तो मालूम ही होगा ना कि इसके शरीर में कौन कौन से निशान कहाँ कहाँ पर है। तो इस सवाल का क्या ही मतलब रह जाता है जज साहब? ये पॉइंट तो आपका सही है वकील साहबा, पर अब कहना क्या चाहते हैं वो कुछ समझ में नहीं आया। जरा साफ साफ कहो। साफ साफ का सच तो ये है जज साहब कि ये लोग बिल्कुल इस औरत का सच नहीं जानना चाहते, बल्कि इसे इस हद तक बेइज्जत करना चाहते हैं कि आज के बाद ये इस मुकदमे में लौटने की हिम्मत ना कर सके। ये सब लोग मिलकर इस औरत की हिम्मत, इसके सच और इसके वजूद तक की जड़ें काट देना चाहते हैं जज साहब। देखिए वकील साहबा, आपकी ये सभी बातें सुनने में तो ठीक है, मगर इन सभी बातों का इस कार्यवाही पर कोई फर्क पड़ेगा ये मुझे मुश्किल लगता है। जज साहब, अगर इनका नैतिकता का प्रवचन खत्म हो गया हो तो मैं अपने प्रश्न कंटिन्यू करूं। जी। हाँ आपने बताया कि इनके जिस्म में कोई ऐसा निशान है कि नहीं? हम ऐसे बेहुदा बातों के जवाब देने को कहेंगे कि वह बात ये नहीं बल्कि वो है जो तुम इस भारियात के साथ कर रही हो। दरअसल सच्चाई तो ये है कि तुम इस भारियात के जिस्म के साथ साथ अपने गरीब घर में हाथ साफ करने लगा के वर्ष देवी, तुम दोनों झूठे और नकार रहो। वकील साहिबा, गरीब और शरीफ इंसान को जिरा की चक्की में जैसा मर्जी पीस लो, पर इनकी इज्जत को यूं ना उछालो। गरीब और शरीफ इंसान के पास जिंदा रहने का यही सरमाया होता है। वकील साहिबा, आज मेरी जुबान ना ही खुले तो अच्छा है, वरना ये समाज अब यही नंगा हो जाएगा। पिछले 20 बरस की नौकरी में मैंने बहुत कुछ देखा है। अपनी आप पैरों खराबी, तुम अदालती कार्रवाई में दखल दे रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी इस गलती से तुम अभी कभी सस्पेंड भी हो सकते हो। जज साहब, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, मगर मैं गरीब और शरीफ इंसान को नहीं छोड़ सकता। जज साहब, दुनिया में सिर्फ 2 काम होती है,
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भावात्मक डायलॉगों से ये कानून पसरी जाएगा? ये बेचारा दशरथ अपना केस जीत जाएगा। ये दशरथ सिंह अपना केस हार चुका है साहब। मैं तो ये कहूंगा कि आज दशरथ की नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी शर्म और हमारी संस्कृति के माथे पर चस्पा हर सच की मौत हो चुकी है। राती रात खामोश रहो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस गलती का क्या दाम हो सकता है। रहने दो भाई, हमें नहीं चाहिए कोई इंसाफ। वैसे भी हमारा जिंदा साबित हो जाने से कौन सा इस मुल्क के बंजर खेतों में बाहर आ जाए। हम जैसे नकारा लोगों के लिए क्यों अपनी नौकरी दांव पर लगाते हो भाई? इन्हें माफ कर दो जज साहब, हमारे मुकदमे को यही खारिज कर दो। इसके एक बेंच को गहरी नाली में दफन कर दो। हाँ, मैं मान लेता हूँ कि मैं मर चुका हूँ। मैं कभी भी किसी और से तो क्या खुद से भी नहीं पूछूंगा कि जिंदा हूँ मैं। देखा जज साहब, इस गरीब ने फिर खुद को हराकर हम सबको जितवा दिया। इनके इसी घमंड को तोड़ना जरूरी है। इन्हें ऐसा फैसला सुनाइएगा कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। ये बेवकूफ इस जरा से सच को नहीं समझ पाते कि इस समाज और सिस्टम में इनके इन आदर्श और सूलों की दो कौड़ी की कीमत नहीं। क्या लगता है तुम इन्हें मरवा कर नहीं छोड़ोगे? ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए साहब, ताकि कल कोई दहशत ये बताने की हिम्मत न कर सके कि वो जिंदा है। कोई भी दहशत ये बताने की जरूरत न कर सके कि अगर मैं मर चुका हूं तो मेरे इस वजूद के क्या मायने हैं।